हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन रेड बटरफ्लाई और ची हाओ के साथ उसके स्टार आर्टिफैक्ट से होते हुए एक वॉइड को पार कर रहा था और साथ ही साथ वांग लिन वहां पे अपनी वर्निंग सोल्स का इस्तेमाल करते हुए ची हाओ को आगे का रास्ता भी बता रहा था, क्योंकि वॉइड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप की जगह थी जहाँ पे वॉइड नाम का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहा करता था। हालांकि वांग लिन की इस बात के ऊपर ची हाओ और रेड बटरफ्लाई दोनों को यकीन नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ पे वांग लिन की बताई हुई दिशा में जाने की बजाय दूसरी दिशा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन दोनों को वहाँ पे इतना ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है कि उन दोनों को वहाँ पे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था कि वांग लिन ने उन्हें वॉइड बीस्ट के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था। इवन अब तो ची हाओ आंखें बंद करके वांग लिन के ऊपर यकीन करने लगा था। खैर, इसी तरह से वो तीनों अपना सफर पार करते हुए रेन फेरी लैंड के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रेन फेरी लैंड 3 फ्रेगमेंट्स के अंदर ओवरलैप हो चुका था, जिसके चलते उन्हें पहले 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर तो कोई भी ट्रायल दिखाई नहीं देता, जो देखकर तो वो तीनों भी वहाँ पे समझ चुके थे कि जरूर से सारे के सारे ट्रायल आखिरी लेयर में ही मौजूद होंगे। और खुशकिस्मती से वांग लिन को आखिरी फ्रेगमेंट के अंदर जाने का रास्ता भी मिल चुका था, लेकिन वो लोग वहाँ पे 3rd फ्रेगमेंट के अंदर जा पाते उससे पहले उस पागल दीवानी ने अचानक से वहाँ पे आते हुए उन तीनों के ऊपर हमला कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ ची हाओ उस पागल दीवाने को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये तो 5 एलिमेंटल क्लैन का ज़ाओ यी है। और ये कहकर ची हाओ वहाँ पे जल्दी से अपना सर झुकाकर ज़ाओ यी को रिस्पेक्ट पेश करने लगा था और साथ ही साथ उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, सीनियर, मैं ट्रोल क्लैन का यंग मास्टर ची हाओ हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ पे आपसे मिलने का मौका मिला। अब ची हाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वांग लिन और रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा हुआ ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पे ची हाओ की ही तरह अपना सर झुकाते हुए ज़ाओ यी को रिस्पेक्ट पेश करने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि ज़ाओ यी को तो वहाँ पे ची हाओ और रेड बटरफ्लाई दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस वहाँ पे वांग लिन को ही घूरे जा रहा था। वो वहाँ पे वांग लिन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये यंग लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसने इतनी जल्दी मुझे यहाँ पे सेंस करते हुए मेरे अटैक को डॉज कर दिया। और ये कहकर ज़ाओ यी वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, सच बताओ, तुम्हें पहले से एहसास हो चुका था ना कि मैं यहाँ पे तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ? जिस पे वांग लिन भी वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हुए ज़ाओ यी से कहता है, हाँ सीनियर, मुझे इस बात का शक तो था, लेकिन पक्का यकीन नहीं था, इसीलिए तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वांग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ाओ यी वहाँ पे उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे सीरियस होकर उन लोगों को उस फ्रेगमेंट और उस ट्रायल्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पे आना बेकार था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रायल्स मौजूद थे वो तो मैं हजारों साल पहले ही यहाँ से ले जा चुका था, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये कहकर ज़ाओ यी अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, पर हाँ लड़के, तुम्हारा वो अंदाजा भी बिल्कुल ठीक था कि इस लेक के नीचे एक और हिडन फ्रेगमेंट मौजूद है, जिसके अंदर हो सकता है तुम लोगों को कुछ काम के ट्रायल्स मिल भी जाए, लेकिन वहाँ पे जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी लाइफ से प्यार नहीं है और तुम उन ट्रायल्स को पाने के लिए अपनी जान तक को भी दाव पे लगा सकते हो, तो तुम लोग शौक से हिडन फ्रेगमेंट के अंदर जा सकते हो। लेकिन अभी ज़ाओ यी वहाँ पे उन तीनों को उस चीज के बारे में बता ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम चेंज होना शुरू हो गया था और अचानक से वहाँ पे काले बादल जाना शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर से वहाँ पे एक और सेंटाई नाम के मास्टर की एंट्री होती है, जिसका और हमें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। मास्टर सेंटाई आते साथ ही वहाँ पे ज़ाओ यी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं, देखो तो सही, इन बच्चों को मशवरा कौन दे रहा है? असल में मास्टर सेंटाई यहाँ पे सीधा सीधा ज़ाओ यी को उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में ताना मार रहा था। जबकि सेंटाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ यी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो भी अचानक से वहाँ पे अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करके वहाँ पे मास्टर सेंटाई के ऑरा को सप्रेस करते हुए उनसे कहता है, अब आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे मास्टर सेंटाई भी गुस्से से वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि मैं भी यहाँ पे इन बच्चों की ही तरह उस 3rd फ्रेगमेंट की ही तलाश में आया हूँ, जहाँ पे तुम इन बच्चों को जाने से मना कर रहे हो, और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसका रास्ता तुम्हारे पैरों के नीचे मौजूद है। तो मुझे इन बच्चों की तरह बेवकूफ बनाने की तो सोचना भी मत। तुम बस मुझे इतना बता दो, तुम मुझे 3rd लेयर के अंदर जाने का रास्ता दोगे या फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे तुमसे फाइट करनी होगी। अब मास्टर सेंटाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ यी ने वहाँ पे एक बार फिर से अपना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था और जहाँ पे वो खड़ा था अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जगह पे मौजूद सारे पानी को वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप देना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हमें वहाँ पे उस लेक के बीचों बीच एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसे भी वो सभी लोग वहाँ पे देख ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ यी ने वहाँ पे इस वाटर टोर्नेडो की मदद से मास्टर सेंटाई के ऊपर अटैक करते हुए खुद सीधा वहाँ पे उस गेट के अंदर ही जंप लगा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सेंटाई भी कम नहीं था, वो भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ज़ाओ यी के अटैक को रोकते हुए उसके पीछे ही रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन, जो कि वहाँ पे सब खड़ा होकर बहुत ही गौर से देख रहा था, वो उन दोनों की पावर को जज करते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसके मुताबिक तो जरूर से ये दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के पीक पे पहुंच चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के साथ पंगा लेना वाकई अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो इतनी दूर आने के बाद किसी भी हालत में उन ट्रायल्स को पाना चाहती थी, यानी कि उसके मन में उन ट्रायल्स को पाने का लालच जाग उठा था, इसलिए वो वहाँ पे उन दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे इतनी दूर आने के बाद और इतना ज्यादा रिस्क और नुकसान उठाने के बाद ऐसे ही खाली हाथों यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। तुम लोग अगर मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ना आओ,
पर मैं तो जा रही हूँ। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई अचानक से वहाँ पे उन दोनों की कोई भी बात सुने बगैर सीधे वहाँ पे उस लेक के अंदर जंप लगा देती है। हालांकि चीहा उसे वहाँ पे रोकना तो चाहता था, पर तब तक तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, जो देखकर तो बेचारा चीहा भी थोड़ा परेशान हो चुका था। लेकिन अब क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पे वांगलिन की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर ज़ेंगली, अब आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? तुम यहाँ पे आगे क्या करने वाले हो? जिसपे वांगलिन उसे वहाँ पे कोई जवाब देने के बजाय उल्टा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे उन दोनों आदमियों के बारे में बताओ कि आखिर वो दोनों इंसान थे कौन। अब वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चीहा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि उस बूढ़े सेंटाई को तो मैं नहीं जानता, पर हाँ ज़ाओयी को मैं जरूर से जानता हूँ। वो हमारी वर्मिलियन बर्ड स्टार से बिलोंग करता है। और ज़ाओयी के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो पर्सनैलिटीज है। एक तरफ तो उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोस्टर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे पागल मजनू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने अभी तक भी अपनी महबूबा की लाश को संभाल रखा है और बिल्कुल पहले की तरह उससे प्यार करता है। और अगर कोई उसकी महबूबा की लाश के बारे में कुछ बोल दे तो उसे मजनू से मोस्टर बनने में एक पल की भी देरी नहीं लगती। अब चीहा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन भी थोड़ा चौंकते हुए उससे कहता है, एक लाश से ऑब्सेशन, आखिर ये किस तरह का पागल इंसान है? लेकिन इससे आगे वांगलिन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि चीहा जल्दी से वहाँ पे उसका मुंह बंद करवाते हुए कहता है, रुको रुको, इतने जोर से मत बोलो। अगर ज़ाओयी ने हमारी ये बातें सुन ली तो उसे यहाँ पे मोस्टर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि वो हमारा क्या हाल कर सकता है। और ये कहकर चीहा वहाँ पे कुछ सोचते हुए वांगलिन से कहता है, ब्रदर ज़ेंगली, अब मुझे भी नीचे जाना होगा ताकि मैं वहाँ पे जाकर मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि आखिर वहाँ पे सब चल क्या रहा है। अब तुम मेरे साथ आना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। और ये कहते हुए चीहा भी सीधे वहाँ पे उसी लेक के अंदर जंप कर गया था। जबकि चीहा की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स उस हिडन फ्रेगमेंट के अंदर जाने के लिए इतने ज्यादा उतावले दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब है कि जरूर से वहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा खास टायर मौजूद होगा। और वैसे भी अब मैं इतनी ज्यादा दूर आने के बाद भला यहाँ पे ऐसे ही रुक कर क्या करूंगा। और यही सब सोचकर वांगलिन ने भी वहाँ पे सीधा उस लेक के अंदर जंप लगा दिया था, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे उस लेक के बीचों बीच मौजूद उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए थर्ड लेयर यानी हिडन फ्रेगमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे चारों तरफ सेलेस्टियल क्रिस्टल्स मौजूद थे, जिनके अंदर सेलेस्टियल एनर्जी की भी कोई कमी नहीं थी। इवन एक साथ इतनी ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी तो वांगलिन ने पूरे इमोर्टल लैंड के अंदर नहीं देखी थी, जितनी कि उसे यहाँ पे हिडन फ्रेगमेंट के अंदर देखने को मिल रही थी। और इसी बीच वांगलिन और चीहा की नजर वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे एक जगह पे बैठकर उस सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो सेलेस्टियल एनर्जी को वहाँ पे फ्यूचर के लिए अपने स्टोरी बैग के अंदर अब्सॉर्ब भी कर रही थी। अब ये देखकर वांगलिन और चीहा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के पास आकर बैठते हुए उस सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और वांगलिन तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने के साथ साथ उस वुडन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे मौजूद सारी सेलेस्टियल एनर्जी को ऑब्जर्व करता जा रहा था, जो कि फ्यूचर में वांगलिन के बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। और अभी वांगलिन वहाँ पे बैठा वो सारी सेलेस्टियल एनर्जी को ऑब्जर्व कर ही रहा था, तभी वांगलिन की नजर वहाँ पे एक जायंट क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से वांगलिन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल एनर्जी का एहसास हो रहा था। इसलिए वांगलिन उसे वहाँ पे तोड़ना चाहता था, पर जैसे ही वांगलिन वहाँ पे अपने जायंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, तो तोड़ना तो बहुत ही दूर की बात थी, वांगलिन तो उसे वहाँ पे हिला भी नहीं पा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटाई और ज़ाओयी के दरमियान तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। हालांकि ज़ाओयी तो वहाँ पे सेंटाई से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, पर सेंटाई था कि वहाँ पे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे आपस में टकरा रहे थे, हम देखते हैं कि उनके आपस में टकराने की वजह से काफी सारे क्रिस्टल टूटते जा रहे थे। और तभी ज़ाओयी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए सेंटाई से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? यहाँ पे इतनी सारी सेलेस्टियल एनर्जी मौजूद है, तो जाकर कहीं भी बैठकर अपनी प्रैक्टिस करो। ज़ाओयी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेंटाई वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कौन आया है? मुझे तो यहाँ पे तुम्हारे पास मौजूद वो इमोर्टल डेड बॉडी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हारे पीछे आया था। अब सेंटाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओयी भी वहाँ पे समझ चुका था कि सेंटाई यहाँ पे जिस इमोर्टल डेड बॉडी की बात कर रहा है वो लाश कोई और नहीं बल्कि ज़ाओयी की महबूबा की ही बॉडी है। अब ये एहसास होते ही हम देखते हैं कि ज़ाओयी को भी सेंटाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी ये सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई? और ये कहकर ज़ाओयी ने अचानक से वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास मौजूद सभी छोटे मोटे क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर दिया था, और एक ही साथ वहाँ पे उन सभी क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद सेलेस्टियल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करके ज़ाओयी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करने लगा था। जिसे देखकर सेंटाई वहाँ पे घबराने के बजाय उल्टा वहाँ पे एक बार फिर से कमीनी स्माइल करते हुए ज़ाओयी से कहता है, तुम्हारा यही खतरनाक टेबली और ही तो हर बार मुझे खींच कर तुम्हारे पास लाता है, और यकीन मानो अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से जान चुका हूँ। और ये कहकर सेंटाई ने अचानक ही वहाँ पे अपनी एक पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओयी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ज़ाओयी भी वहाँ पे उसकी पंप टेक्निक के ऊपर अटैक चल देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सेलेस्टियल क्रिस्टल्स वहाँ पे और भी तेजी के साथ टूटने लगे थे। अब ये खतरनाक नजारा देखकर ज़ाओयी उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी बात समझाना
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम दोनों को यहाँ पे इस तरह से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फाइट करते हैं तो ये जगह आपस में कोलैप्स भी हो सकती है, जिसके चलते हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, बल्कि मुझे पता है कि तुम कॉर्प्स इंसेक्ट क्लैन से बिलोंग करते हो और कॉर्प्स इंसेक्ट क्लैन के ग्रेट एल्डर हो। और ग्रेट एल्डर होने के बावजूद भी तुम अभी तक असेंशन स्टेज पे नहीं पहुंच पाए, जो कि अपने आप में ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। अब ज़ाविये की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सेंटाई भी वहाँ पे शांत हो गया था, क्योंकि ज़ाविये वहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर ये जगह यहाँ पे कोलैप्स हो जाती तो सेंटाई के यहाँ पे आने का मकसद भी धरा का धरा रह जाता। और वांग लिन, जो कि वहाँ पे दूर से ही बैठकर इन दोनों की ये फाइट देख रहा था, वो वहाँ पे ची हाउ से कहता है कि हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये दोनों यहाँ पे इसी तरह से फाइट करते रहे तो बहुत ही जल्दी ये जगह यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि हम खामखा ही यहाँ पे मारे जाएंगे। और ये कहकर वांग लिन ने तो जल्दी से वहाँ पे उस लेयर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। अब ये देखकर ची हाउ और रेड बटरफ्लाई भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी जल्दी से वहाँ पे वांग लिन के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। पर मास्टर सेंटाई ने उन तीनों को वहाँ से जाते हुए देख लिया था, इसलिए सेंटाई ने जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को ही वहाँ पे अपनी पावर के अंदर जगह लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे उन तीनों को बहुत ही गौर से देखने लगा था। पर जब सेंटाई की नजर वहाँ पे रेड बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए रेड बटरफ्लाई से कहता है, लड़की थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हारी बॉडी उधार चाहिए। जो सुनकर तो बेचारी रेड बटरफ्लाई को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर मास्टर सेंटाई को धमकी देते हुए कहती है, मेरे हाथ में पहने हुए इस ब्रेसलेट को गौर से देखो, ये मेरी सोल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर तुमने यहाँ पे मेरी बॉडी के साथ कुछ भी करने की गलती की तो ये ब्रेसलेट खुद ब खुद यहाँ पे क्रश हो जाएगा, जो कि अपने साथ साथ यहाँ पे पूरे इस फ्रेगमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए ऐसी गलती करने की तो सोचना भी मत है, और अगर तुम गलती से यहाँ पे बचने में कामयाब भी हो गए तो मेरा क्लैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब रेड बटरफ्लाई की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि सेंटाई वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, किसने कहा कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेने वाला हूँ? मैंने कहा मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी उधार चाहिए। असल में मेरा और ज़ाविये का पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिसके चलते अगर हम दोनों यहाँ पे आपस में फाइट करते हैं तो ये फ्रेगमेंट वाकई आपस में कोलैप्स हो जाएगा, और इतना बड़ा रिस्क हम नहीं उठा सकते। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करूंगा और तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ज़ाविये के साथ फाइट करूंगा। और ये कहकर मास्टर सेंटाई वहाँ पे ज़ाविये से कहते हैं, अब तुम भी अपने लिए कोई बॉडी देख लो जो कि तुम्हारी तरफ से यहाँ पे मेरे साथ फाइट कर सके। मेरी तरफ से तो ये लड़की यहाँ पे फाइट करने वाली है। अब मास्टर सेंटाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाविये वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछता है, और भला मैं यहाँ पे ऐसा क्यों करूंगा? जिसपे सेंटाई वहाँ पे एक बार फिर से कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है, क्योंकि तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारे पास मौजूद उस सेलेस्टियल इमॉर्टल डेड बॉडी को छीनने वाला हूँ। अब मास्टर सेंटाई की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे ज़ाविये को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए मास्टर सेंटाई से कहता है, कमीने इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात करने की? आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर ज़ाविये ने भी वहाँ पे अपने चैलेंजर के तौर पर ब्रदर ची हाउ की बॉडी को चुन लिया था, यानी कि वो वहाँ पे ज़ाविये की तरफ से रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट करने वाला था। वो जल्दी से ची हाउ को अपने पास बुलाते हुए उससे कहता है, बच्चे रेसिस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी गलती यहाँ पे तुम्हारी जान भी ले सकती है। तो इसलिए जैसे जैसे मैं कहता हूँ चुपचाप वैसे वैसे करते जाना। और ये कहकर ज़ाविये ने वहाँ पे अपनी सोल कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा सीधा वहाँ पे ची हाउ की बॉडी के अंदर ही डालना शुरू कर दिया था। जो देखा तो मास्टर सेंटाई वहाँ पे ज़ाविये की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने वाकई अपने लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी को चुना है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस लड़के के पास एंशिएंट ब्लड जाइंट की बॉडी है, जबकि जिस बॉडी को मैंने चुना है उसके पास 5 एलिमेंटल वाली बॉडी है। और ये कहते कहते अचानक से उसकी नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे कहता है, पर अब इस लड़के का क्या करें? ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकला, ये ना तो तुम्हें पसंद आया और ना ही मुझे, इसलिए लड़के तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये दोनों बेचारे कहाँ जानते थे कि वांग लिन के पास तो एंशिएंट गॉड की बॉडी है, जिसके बारे में अगर यहाँ पे इमॉर्टल लैंड के अंदर किसी को भी पता चल जाता तो एक बहुत बड़ी बात छिड़ सकती थी। खैर वांग लिन को भी भला वहाँ पे उन दोनों से क्या ही मतलब था, वो भी जल्दी से अपनी जान छुड़ाते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था। पर रेड बटरफ्लाई, जो कि वांग लिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, वो वहाँ पे सेंटाई को उकसाते हुए कहती है, सेंटाई इस लड़के को यहाँ से जाने मत दो, अगर तुम यहाँ पे से मेरे लिए मार देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना पूरा दम लगाकर तुम्हारी तरफ से फाइट करूंगी। अब रेड बटरफ्लाई की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सेंटाई भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, उसे भला और क्या ही चाहिए था, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हुए पीछे से वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे वांग लिन ने भी जल्दी से वहाँ पे रोकते हुए अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी समन करने लगा था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि आसपास का पूरा मौसम ही वहाँ पे बदलने लगा था, जो कि वांग लिन को वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। खैर हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन करने के बाद वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर सेंटाई से कहता है, अब अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक भी कदम आगे बढ़ाकर देखो, फिर तुम देखना कि कैसे मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय करता हूँ। अब भले ही वांग लिन कल्टीवेशन लेवल के मुकाबले में मास्टर सेंटाई से काफी ज्यादा पीछे था, पर अभी के लिए वांग लिन ने वहाँ पे मास्टर सेंटाई को बहुत ज्यादा डरा दिया था। इवन वांग लिन के ऐसे खतरनाक अटैक को देखकर तो मास्टर सेंटाई के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो अपने मन ही मन में उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को देखकर डरते हुए खुद से ही कहता है कि ये लड़का तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला, मेरा एक गलत कदम यहाँ
यहाँ पे हम सभी की जान ले लेगा। नहीं, अभी के लिए मैं यहाँ पे इस लड़के के साथ पंगा नहीं ले सकता। और ये कहने के साथ साथ हम देखते हैं कि मास्टर सेंटाई को वहाँ पे बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा था कि आखिर उसने अपने चैलेंजर के तौर पर वांग लिन को क्यों नहीं चुना था, पर अब भला क्या ही हो सकता था। इसलिए मजबूरन मास्टर सेंटाई को भी वांग लिन को वहाँ से जाने की इजाजत देनी पड़ी। हालांकि वहाँ भी ये सब देखते हुए रेड बटरफ्लाई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अब भला वो वहाँ पे क्या ही कर सकती थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ से जाते हुए उन लोगों की नजरों से दूर हो चुका था, पर वो वहाँ पे उस लेयर से बाहर नहीं निकलता। वो छुप कर ही वहाँ पे उन लोगों की फाइट को देखने लगा था, क्योंकि वांग लिन भी वहाँ पे देखना चाहता था कि भला सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के पीक के मास्टर यहाँ पे आपस में किस तरह से फाइट करते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ यी और मास्टर सेंटाई दोनों ने ही वहाँ पे अपनी पैरामोडल स्प्रेड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की बॉडी को वहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। यानी कि अब रेड बटरफ्लाई और चीहाओ दोनों वहाँ पे पूरी तरह से उन दोनों के कंट्रोल में आ चुके थे। और ज़ाओ यी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, उसने जल्दी से वहाँ पे चीहाओ की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था। अब ये देखकर भला सेंटाई भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी वहाँ पे रेड बटरफ्लाई की मदद से एक क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चीहाओ के ऊपर हमला करवा देता है। और जैसे ही उन दोनों की अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चले जाते हैं। और ये खतरनाक नजारा देखकर वांग लिन भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि वैसे तो सोल फॉर्मेशन और सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में बस एक ही रियलम का गैप है, लेकिन उसके बावजूद भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के मास्टर्स यहाँ पे कितनी आसानी के साथ इन दोनों सोल फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तो चीहाओ ने वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी बॉडी की डिवाइन फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया था। और उसका साथ देते हुए ज़ाओ यी ने भी वहाँ पे अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों में एक जाइंट एक्स भी दे दी थी। असल में ज़ाओ यी की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर कुछ और नहीं बल्कि उसके प्यार में पागलपन ही था, जो कि ज़ाओ यी को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीहाओ अपनी उस गॉड स्लिंग एक्स का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जो देखकर रेड बटरफ्लाई भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी जल्दी से अपनी 5 एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी बीस्ट को बाहर निकाल लेती है। हालांकि पहले तो उसके पास 5 एलिमेंट वाले 5 स्पिरिट बीस्ट हुआ करते थे, पर आपको तो याद ही होगा कि वांग लिन ने उसके एक स्पिरिट बीस्ट को चुरा लिया था, इसलिए अब रेड बटरफ्लाई के पास टोटल 4 स्पिरिट बीस्ट बचे थे। जो देखकर तो मास्टर सेंटाई भी वहाँ पे हैरान दिखाई दे रहा था। वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अर्थ एलिमेंट वाला स्पिरिट बीस्ट कहाँ गया। लेकिन अभी मास्टर सेंटाई वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि चीहाओ अपनी गॉड स्लिंग एक्स का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला कर चुका था। जैसे रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे अपने चारों एलिमेंटल स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, पर वो वहाँ पे इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इस ब्लास्ट का असर सीधा सीधा वहाँ पे मास्टर सेंटाई और रेड बटरफ्लाई की बॉडी के ऊपर हुआ था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ यी का गुस्सा था कि वहाँ पे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब वहाँ पे मास्टर सेंटाई को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे चीहाओ की मदद से अपनी गॉड स्लिंग एक्स से वहाँ पे उनके ऊपर जानलेवा हमला करवा देता है, जिसे रोकने के लिए मास्टर सेंटाई ने भी वहाँ पे रेड बटरफ्लाई से उसके लाइफ सेविंग टायर को बाहर निकाल लिया था, जिसकी कोर का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे चीहाओ के उस खतरनाक अटैक को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसका सीधा असर वहाँ पे रेड बटरफ्लाई और मास्टर सेंटाई के ऊपर ही हुआ था। इवन हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई तो वहीं पे गिरकर बेहोश भी हो चुकी थी, लेकिन खतरनाक बात यह थी कि चीहाओ की गॉड स्लिंग एक्स अभी तक भी वहाँ पे नहीं रुकी थी, जो देखकर मास्टर सेंटाई गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरे जैसे ग्रेट टेलर का मुकाबला कर लोगे। और ये कहकर मास्टर सेंटाई ने अचानक से वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए रेड बटरफ्लाई की बॉडी से अपने ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करके मास्टर सेंटाई वहाँ पे चीहाओ की गॉड स्लिंग एक्स को रोकने की कोशिश करने लगा था, जो देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मास्टर सेंटाई किसी भी समय चीहाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर इसी बीच हम देखते हैं कि एंड समय पे मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ यी ने वहाँ पे चीहाओ की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि चीहाओ ने वहाँ पे अपनी गॉड स्लिंग एक्स का इस्तेमाल करते हुए उल्टा मास्टर सेंटाई की पैरामोडियल ड्रैगन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि मास्टर सेंटाई का खेल भी वहाँ पे खत्म हो चुका था। जो देखकर तो वांग लिन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये पागल दीवाना इतना ज्यादा खतरनाक निकलेगा। वाकई मानना पड़ेगा, प्यार में काफी ज्यादा ताकत होती है, ये अपने प्यार को ही अपनी ताकत बना चुका है। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे सोचते हुए खुद से ही कहता है कि न जाने मेरी ताकत कौन सी होगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सेंटाई के मरते ही रेड बटरफ्लाई को दोबारा वहाँ पे होश आ चुका था, जो देखकर ज़ाओ यी ने भी वहाँ पे चीहाओ की बॉडी से अपनी पैरामोडियल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। लेकिन ज़ाओ यी की पैरामोडियल स्पिरिट दोबारा वहाँ पे उसके साथ मैच हो पाती। इस बीच मौके का फायदा उठाकर मास्टर सेंटाई अचानक से ही दोबारा अपनी आंखें खोलते हुए ज़ाओ यी के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी के अंदर मौजूद उस पकोड़ा टावर को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर उसकी महबूबा की डेड बॉडी रखी हुई थी।
थी। जो देखकर तो जाओ ये गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर सेंटाई से कहता है, कमीने इंसान, ऐसी करने की तो सोचना भी मत। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मास्टर सेंटाई उस पकोडा टावर को निकालने में कामयाब हो चुका था। असल में ये सब मास्टर सेंटाई की एक चाल थी। वो वहाँ पे मरा ही नहीं था, वो बस वहाँ पे अपनी मौत का बहाना बनाते हुए ज़ाविये को केयरलेस करना चाहता था, ताकि वो मौके का फायदा उठाकर ज़ाविये के ऊपर अटैक करते हुए उससे उसके पकोडा टावर को छीन सके, जिसमें अब वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो चुका था। जो देखकर मास्टर सेंटाई वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए ज़ाविये से कहता है, बेवकूफ इंसान है, ये तुमने सोच भी कैसे लिया था कि मेरे जैसे एक महान एल्डर के पास सिर्फ एक ही सोल होगी। अब अपनी बेवकूफी का अंजाम भुगतो। और ये कहकर मास्टर सेंटाई ने अपनी पैरामोडियल स्पिरिट को वहाँ पे ज़ाविये को रोकने के लिए आगे भेज दिया था, जबकि खुद वो वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से जाने लगा था। अब ये देखकर तो बेचारा ज़ाविये वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगा था, प्लीज मेरी बीवी की बॉडी को मुझसे मत छीनो, तुम जो कुछ भी चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मेरी टेंगर मुझे वापस लौटा दो। जो सुनकर तो मास्टर सेंटाई वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितने अजीब हो यार तुमने एक डेड बॉडी को नाम भी दे रखा है। अब ये बुड्ढा कहाँ जानता था कि असल में ज़ाविये अपनी बीवी से कितना ज्यादा प्यार करता था। असल में आज से 1000 साल पहले ज़ाविये को 5 एलिमेंटल क्लैन का नया सेक्ट लीडर बनाया जाने वाला था, पर ज़ाविये ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हुए अपने क्लैन के अंदर मौजूद सभी सेलेस्टियल ट्रेस की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे अपनी बीवी की बॉडी के ऊपर लगा दिया था, ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो सके। और ज़ाविये की ये गलती इतनी ज्यादा बड़ी थी कि 5 एलिमेंटल क्लैन ने भी उसे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया था। और उस दिन के बाद से ज़ाविये का नाम पागल दीवाना पड़ा था, क्योंकि एक जिंदा इंसान एक जिंदा लड़की से प्यार करे वो तो समझ आता है, लेकिन एक जिंदा इंसान भला एक मुर्दा लड़की से इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है। इसी के चलते सभी लोग ज़ाविये को पागल कहने लगे थे, लेकिन किसी का भी उसे पागल कहना बुरा नहीं लगता था। हालांकि लोग उसे बहुत ही बुरा भला कहते थे, पर वो उन सभी की बातों को इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन अगर कोई गलती से उसकी महबूबा के बारे में कुछ कह देता तो तब ज़ाविये अचानक से एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता और उसे एक बहुत ही भयानक मौत दिया करता था। यही थी ज़ाविये के प्यार की कहानी। और ज़ाविये जो अपनी महबूबा की डेड बॉडी से भी इतना ज्यादा प्यार करता था, आज उसकी आंखों के सामने उसकी डेड बॉडी को छीना जा रहा था, क्योंकि भला ज़ाविये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाविये तो वहाँ पे गुस्से से ऑलमोस्ट पागल ही हो चुका था। वो जल्दी से अपनी पावर को अनलीश करते हुए सबसे पहले वहाँ पे मास्टर सेंटाई की पैरामोडियल स्पिरिट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मास्टर सेंटाई के पीछे बिछाने लगा था। जो देखकर मास्टर सेंटाई भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, पागल इंसान कहीं के, आखिर अब तुम इस डेड बॉडी से क्या लेना चाहते हो? अब तक तो इसकी सोल भी दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुकी होगी, जबकि तुम अभी तक भी इस बॉडी के साथ चिपके हुए हो। इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा सेलेस्टियल एनर्जी मौजूद है, जिसका हम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाविये को तो वहाँ पे इन सारी बातों से कोई भी मतलब नहीं था, वो तो बस अपनी बीवी को वापस लेना चाहता था। पर इसी छीना चपटी में अचानक से ही हम देखते हैं कि वो पकोडा टावर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके अंदर से टेंगर की बॉडी निकल कर बाहर आती है। जो देखकर ज़ाविये वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं टेंगर, असल में ज़ाविये ने अपनी महबूबा के मरने से पहले उससे वादा किया था वो कभी भी उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा। और आज पिछले 1000 सालों में ये पहली बार हो रहा था जब उसकी बीवी उस पकोडा टावर से बाहर आई थी। और सच में टेंगर इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वांग लिन, सेंटाई, चीहाओ और रेड बटरफ्लाई तक भी वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो चुके थे। हालांकि रेड बटरफ्लाई तो एक लड़की थी, पर वो भी वहाँ पे उसकी खूबसूरती से इनकार नहीं कर पा रही थी। पर वांग लिन जिसके दिल में मूव एंड बसी हुई थी, वो बहुत ही जल्द वहाँ पे खुद पे काबू पा लेता है और वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि ये तो वाकई यहाँ पे किसी को भी पागल बना सकती है। और ये कहते हुए वांग लिन ने तो वहाँ पे खुद पे काबू पा लिया था, लेकिन अब बाकी सभी लोग वहाँ पे पूरी तरह से उसकी खूबसूरती में खो चुके थे। वो सभी लोग वहाँ पे एक ही जगह पे फ्रीज होकर बस उसे घूरे जा रहे थे। और इसी तरह से टेंगर की बॉडी को घूरते हुए मास्टर सेंटाई के फेस के ऊपर एक बार फिर से कमीनी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये बॉडी तो मेरी सोच से भी ज्यादा खास निकली। और इसी बीच मास्टर सेंटाई की नजर वहाँ पे ज़ाविये के ऊपर पड़ती है, जिसका पूरा ध्यान वहाँ पे अपनी महबूबा की बॉडी की तरफ था। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर सेंटाई ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ कुछ फॉरबिडन चेंज का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पिरिट को वहाँ पे ट्रैप कर लिया था। और ये ऐसी खतरनाक स्पिरिट चेंज थी कि अगर ज़ाविये खुद को जल्दी से वहाँ पे उनसे आजाद नहीं करवाता तो उसकी पैरामोडियल स्पिरिट वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाती, यानी कि वो वहाँ पे खुद भी मारा जाता। और इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर सेंटाई जल्दी से वहाँ पे टेंगर की बॉडी को लेकर वहाँ से जाने लगा था। जो देखकर ज़ाविये वहाँ पे इतने गुस्से के साथ चिल्लाता है कि उसकी पैरामोडियल स्पिरिट के अंदर मौजूद सारे कलर्स ही वहाँ पे गायब हो चुके थे। पर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके चलते ज़ाविये ने खुद को वहाँ पे उन चेन से आजाद भी करवा लिया था। पर कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। हम देखते हैं कि ज़ाविये की उस खतरनाक पावर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे स्पेस टाइम क्रैक्स भी ओपन होने लगे थे, यानी कि ये जगह कभी भी कोलैप्स हो सकती थी। जबकि ये सब देखकर मास्टर सेंटाई भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का पागलपन है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाविये तो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बस यही चिल्लाकर कह रहा था, मेरी टेंगर मुझे लौटा दो। अब ये देखकर मास्टर सेंटाई भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी घोस्ट स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए ज़ाविये को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि अब ज़ाविये का पागलपन वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता जा रहा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मास्टर सेंटाई की घोस्ट स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मास्टर सेंटाई तो खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। जो देखकर मास्टर सेंटाई वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, पागल इंसान
इंसान, इसे तुम अपने पास ही रखो। और ये कहकर वो जल्दी से टेंगर की बॉडी को ज़ाविये की तरफ ही थ्रो कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पे समझ चुका था कि जब तक वो टेंगर की बॉडी ज़ाविये को वापस नहीं लौटा देता, ज़ाविये उसे वहाँ से जिंदा नहीं भागने देगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाविये तो वहाँ पे टेंगर की बॉडी को पकड़ते हुए काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए टेंगर से कहता है, घबराओ मत, तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं करेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो जगह तो वहाँ पे पूरी तरह से कोलैप्स होना शुरू हो चुकी थी। और ये देखकर रेड बटरफ्लाई, जो कि वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहती है, न सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, बल्कि उसी के साथ साथ अब खुद को बचाने के लिए मेरे पास कोई टायर भी नहीं बचा, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी थी कि वांग लिन उसे वहाँ पे भागते हुए देख लेता है। और अब तक क्योंकि रेड बटरफ्लाई काफी बार वांग लिन को मारने और मरवाने की कोशिश कर चुकी थी, तो इसलिए वांग लिन के पास भी इस मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का बिल्कुल सही मौका था। और यही सोचकर वांग लिन जल्दी से वहाँ पे मूव करते हुए रेड बटरफ्लाई के सामने आके खड़ा हो गया था, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए वांग लिन से कहती है, पागल इंसान, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब देने की बजाय अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालकर वहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन की मदद से सीधा वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के ऊपर हमला कर देता है। और बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, मैं वहाँ पे वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुमने काफी बार मेरे साथ करने की कोशिश की, यानी कि तुम्हें मारने की। और वांग लिन कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।